चैप्टर नया पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, और पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मोस्ट ऑफ द टाइम एटम की बात करी थी और एटम की प्रॉपर्टीज़ की ही बात करी थी। जब हमने बात करी थी आयनाइजेशन एनर्जी की तो आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात की थी। हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तब भी हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम की ही बात की थी। उसके बाद जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था तब हमने वहाँ पर बॉन्डेड एटम की बात की थी। वहाँ किसकी बात की थी? बॉन्डेड एटम। अब हम यहाँ आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तो केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, कैसे बनता है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर डील करेंगे आगे, सही है ना। कई टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसके बाद कुछ वीक बॉन्ड भी बनते हैं, जैसे कि वंडरवॉल फोर्स बनेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये सब भी हम पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, सही है ना, बोलो। अब देखो, बॉन्ड बनने के लिए दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। दो एटम के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों एटम को ग्लू करके रखेगा, एक साथ जोड़ के रखेगा, और जब जोड़ के रखेगा तो वही क्या बनाएगा? केमिकल बॉन्ड, सही है ना। तो देखो, हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग और ग्लूइंग, या तो होल्ड करके रखे या कहें, क्या कहें हम इसे? ग्लूइंग टू एटम्स और स्पीशीज, या तो दो एटम हो या कोई स्पीशीज हो, टू एटम और स्पीशीज टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? केमिकल बॉन्ड बनेगा क्यों? इसके पीछे दो रीज़न है। केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट। और दूसरा ये कि ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। एनर्जी क्या करे? डिक्रीज। तुम देखो, समझो, जैसे अपने पास फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के बारे में तुम जानते हो, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। अरे फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5। तो मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। अब इसे अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहें यहाँ पर एक और फ्लोरीन का एटम है, इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। बताओ, इसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बोलो। और ये आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। ये फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में क्या बना लेंगे? फिर सिंगल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या बनाएंगे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने का रीज़न क्या है? रीज़न फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। पहला रीज़न क्या है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अगर मैं कहूँ रीज़न फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसमें पहला रीज़न क्या आएगा? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। पहला रीज़न तो है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। दूसरी बात देखो, एक जनरल कॉन्सेप्ट है एनर्जी और स्टेबिलिटी का, कि एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी के। यानी जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी। तुम्हारे पास अभी पैसे ज़्यादा हो जाए, कहाँ तुम स्टेबल होगे? हाँ, वो अलग बात है, पैसों के मामले में स्टेबल हो, लेकिन पैसे आने के बाद स्टेबल नहीं बैठोगे, जल्दी से भागोगे शॉपिंग करने, कहीं कुछ लेने, भागोगे नहीं भागोगे? तो जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटेगी, ये जनरल रूल है। तो अगर बॉन्ड जब बनेगा तो पहला तो ये होगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? मिनिमाइज, टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। और अगर एनर्जी मिनिमाइज होगी तो मुझे बताओ, अगर एनर्जी कम होगी या एनर्जी मिनिमम, तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और हर कोई क्या चाहता है? स्टेबल होना। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये फ्लोरीन का एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें भी पहले, और इसके बाद चाहो तुम किसी और का एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, किसी का भी एग्जांपल लो। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे।
कुल मिला के सीधे कहो कि क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सही है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे या फिर अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। अगर एनर्जी मिनिमाइज होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बोलो। देखो जब कभी भी एटम अकेले होगा आइसोलेटेड, जब भी आइसोलेटेड होता है तो रैंडम मोशन करता रहेगा, और अगर रैंडम मोशन करेगा तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। और हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम करना पड़ेगी, एनर्जी क्या करना पड़ेगी, कम करना पड़ेगी। अब लेट सपोज दो एटम है, मैं कहूँ इसका न्यूक्लियस एक को मैं मान लेता हूँ Na और एक के न्यूक्लियस को मैं बोल देता हूँ Nb। दो एटम है, हमने दो एटम ले लिए, एक A और एक B। तो इसका ये न्यूक्लियस होगा Na और इसका दूसरे वाले का Nb, और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो मैं कह दूँ इनको कह दूँ Ea, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है उनको कह दूँ मैं Eb। सही है ना, बोलो। अब मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, साथ में न्यूट्रॉन, यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लग जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों निगेटिवली चार्ज हैं, जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ भी कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ भी दोनों जगह क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ए का और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही है, तो यहाँ भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा तो ये भी कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो समझो, जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फोर्स लगाएंगे तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगेगा तो ये लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन। बात समझ में आ रही है। ये दो एटम एक साथ करीब आना चाह रहे हैं, तो जब ये करीब आना चाहेंगे एक दूसरे के, तो इनमें कहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और कहीं पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं शो कर रहा हूँ FOA से, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन से, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो बोलो पास पास आएंगे दोनों एटम, और जब पास पास आएंगे तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहीं पर हो जाएगा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसी को हम एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनके बीच में ग्राफ बना के समझते हैं। देखो समझना, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, वाई एक्सेस पे ले ली है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सेस पे हमने ले ली है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो ये जो एनर्जी का जो ग्राफ होता है, जनरली जो हम ग्राफ पढ़ते हैं तो वो यहाँ लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं। एनर्जी का जो ग्राफ है वो हम पढ़ेंगे अपोजिट साइड से, यहाँ से पढ़ेंगे हम। बात समझ में आ रही है। देखो होगा क्या, दो एटम है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ये दो एटम है। अब ये दोनों पास आना शुरू होंगे, ये दोनों पास आना शुरू होंगे। मैंने बताया जब अकेले होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इस टाइम इनकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे पास आएंगे, धीरे धीरे पास आएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर इनके बीच में तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी एनर्जी घटेगी, धीरे धीरे इनकी एनर्जी घटेगी, और किसी एक पॉइंट पर जाकर ये मिनिमम हो जाएगी, किसी एक पॉइंट पे जाकर क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ पर तुमने दो एटम लिए थे और ये दूर दूर थे, अभी ये क्या हो रहा है, पास पास आ रहा है, और इस पॉइंट पे जाकर एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जहाँ एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ग्राफ बस यहीं तक है। अगर इसको तुम हाइपोथेटिकली आगे बनाना चाहो तो देखना, ध्यान समझना, ये किसी एक मिनिमम डिस्टेंस पे है, वो ये डिस्टेंस आ गई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इन दो एटम के बीच में कोई मिनिमम डिस्टेंस है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस पॉइंट पे तुम आकर देख रहे हो कि इस पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम हो रही है,
और अगर यहाँ एनर्जी मिनिमम हो रही है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इस पॉइंट पे अगर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होने का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन अगर तुम इनको और पास लाना चाहो, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और घटाना चाहो, तो मुझे बताओ दो न्यूक्लियस पास पास आने लगेंगे, और अगर दो न्यूक्लियस पास पास आने लगेंगे तो मुझे बताओ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या रिपल्शन? रिपल्शन ज़्यादा होने लगेगा। डिस्टेंस कम होती जाएगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा लगता जाएगा, तो स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी, और अगर स्टेबिलिटी घटती जाएगी तो ये ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये तो मैंने तुम्हें हाइपोथेटिकल बना के दिखाया। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम ऐसे ही होता है कि जब दो अलग अलग एटम होते हैं, दूरी पर होते हैं, रैंडम होंगे, अलग अलग होंगे, दूरी पे होंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो ग्राफ से ही हम तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो पास आएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती जाएगी, और फाइनली वो किसी एक पॉइंट पर जाकर बॉन्ड बना लेंगे। उस जिस पॉइंट पे वो बॉन्ड बनाएंगे वहाँ पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम। अब एक डिस्टेंस होगी जिसके बाद आगे आएंगे तो वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा तो बताओ बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटना शुरू होगा? बॉन्ड टूटना शुरू होगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, एकदम से एनर्जी बढ़ने लगी। अब इतना समझने के बाद अब हम अगला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। लुईस ने दिया था इसीलिए इसका नाम रखा है लुईस ऑक्टेट रूल। एक साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने दिया था, सही है ना। लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ने ये कहा था कि हर कोई चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। बात समझ में आ रही है? लुईस ने ये कहा था कि हर कोई चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। इस रूल के अकॉर्डिंग हर एटम जो है, ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटरमोस्ट वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में हर एटम चाहेगा कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। बात समझ में आ रही है? ये लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस ने यही बात कही थी। अब उसने कहा था ये ऑक्टेट अपना कई तरीके से कंप्लीट कर सकता है, कई मेथड हैं, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो देखो ये कौन कौन से तरीके हैं, वेज टू अचीव ऑक्टेट। कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऑक्टेट अचीव हो सकता है? तो देखो, या तो तुम क्या करो, दो तरीके हमारे पास, या तो क्या करो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो। किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दे दो। बात समझ में आ रही है? किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दे दो, किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उससे ले लो। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन को, तो उससे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। अब ये ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या तो इलेक्ट्रॉन ले लो, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, सही है ना। या तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर शेयरिंग से हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, शेयरिंग से हो जाएगा। शेयरिंग कर लो, शेयरिंग कर लो। देखो अब इसमें तो दो तरीके हैं, या तो तुम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो। बात समझ में आ रही है? बोलो। या तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर लो, शेयरिंग। किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तुम उससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। बात समझ में आ रही है? शेयरिंग के भी दो तरीके हैं, या तो म्यूचुअल शेयरिंग कर लो, म्यूचुअल शेयरिंग, या इसी का दूसरा नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। देखना भाई, ये फ्लोरीन है, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में एक और फ्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बोलो। और अगर ये वाला फ्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो बना कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरी शेयरिंग क्या हो सकती है, नॉन म्यूचुअल। इस शेयरिंग में क्या होगा कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को हम शेयरिंग के लिए दे दें। बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसे दे दें। ट्रांसफर नहीं होगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, वो सिर्फ आयनिक बॉन्ड में ही होता है। कंप्लीट ट्रांसफर जो होगा वो सिर्फ किस में होगा,
आयनिक बॉन्ड में, यहाँ पर सिर्फ यूज़ करने के लिए दे देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के आ रहा हूँ, पूरा चैप्टर, अभी पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ा है, तो उसमें लीगेंड से शेयरिंग ही तो हो रही थी। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा था, डोनेट ही तो कर रहा था, उसे मेटल को डोनेट कर रहा था ना। बोलो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा, और इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो अगर तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो लेट सपोज किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे मैं फ्लोरीन का ही एग्जांपल लूँ तो इसके पास 1s2 2s2 2p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर कोई इसे एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर दे, तो बताओ इसके पास क्या हो जाएगा फिर F माइनस, और यहाँ 2p5 से क्या हो जाएगा 2p6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज एल्युमिनियम है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो तुम देखो इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो यहाँ पर चार्ज इस पर आ जाएगा +3, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही है? बोलो तो ये लॉस करने से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने गेन करने से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करने से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जो बॉन्ड बना वो बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड बना वो बना कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। अब इसके बाद हमें पढ़ना है इसके एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके कई सारे एक्सेप्शन भी हैं ऑक्टेट रूल के। सबसे पहला एक्सेप्शन तो हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले, या तो इसमें ट्रांसफ़र हो जाए या फिर कोई शेयरिंग करके बना ले, तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H-, और अगर H- बना तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हो जाएगा 1s2। ये क्या हो गया 1s2। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है इसका 1s2, और अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसके अंदर स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ है वो डुप्लेट है, ऑक्टेट नहीं है। तो हाइड्रोजन की बात करें या हम बात करें हीलियम की, हीलियम भी 1s2 होगा, और 1s2 होगा तो यहाँ ये स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है हीलियम, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ भी क्या कंप्लीट है, डुप्लेट, यहाँ भी क्या कंप्लीट है, डुप्लेट। इसी तरीके से तुम चाहो तो Li+ की बात कर लो, यहाँ भी क्या होगा, डुप्लेट ही होगा। तो ऑक्टेट का मतलब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 NP6 ही होते हैं, इसीलिए नाम है ऑक्टेट रूल। अदरवाइज हम बात करें हीलियम की तो यहाँ 1s2 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन स्टेबल तो है, और अगर स्टेबल है तो मुझे बताओ यहाँ भी तो हम वही बात बोलेंगे कि भाई इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट की जगह यहाँ वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डुप्लेट। वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डुप्लेट वर्ड यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा जब तुम एक्सेप्शन की बात करोगे तो एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल के कई हैं, एक्सेप्शन कई हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो है ऑक्टेट रूल का, सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है हाइपोवेलेंट। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहला एक्सेप्शन हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, तो हाइपोवेलेंट वो होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखो इसमें कई सारे एग्जांपल हैं, BeCl2 है, BCl3 है, ये हाइपोवेलेंट के एग्जांपल हैं। तुम यहाँ देखो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 बेरिलियम से और 2 क्लोरीन से। बताओ क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोलो
स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब स्टेबल है। इसका मतलब क्या है? स्टेबल। तो लुईस के हिसाब से तो ये बात गड़बड़ हो गई। लुईस ने तो ये कहा था कि हर कोई जो बॉन्ड बना रहा है, जो भी एटम बॉन्ड बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी की दो बातें बताई थी, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तब स्टेबिलिटी आएगा, दूसरा एनर्जी घटेगी तब स्टेबिलिटी आएगी। इसीलिए केमिकल बॉन्ड बन रहा था, इसीलिए तो केमिकल बॉन्ड बन रहा था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन स्टेबल है, स्टेबल है तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ लुईस ने जो बात कही थी वो फिट नहीं बैठेगी, लुईस के एक्सेप्शन में आ जाएगा। लुईस के एक्सेप्शन में लुईस ने ये कहा था कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सच होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता हो। इसी तरीके से अगर तुम इसे देखोगे BCl6, तो यहाँ पर तुम देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन शेयर करेगा, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, लेकिन क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। BCl3 होता है, BCl3 एग्जिस्ट करता है, स्टेबल भी है। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी देखे जो हाइपरवैलेंट थे, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल भी मिले, और इसमें एग्जाम्पल है SF6 का, PCl5 का, IF7। देखो लुईस ने ये कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ देखो, यहाँ तो 12 इलेक्ट्रॉन है, ये 12 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? ये समझ में आया? 6 ये शेयर करेगा, 6 फ्लोरीन। बोलो, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना। अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो टोटल शेयरिंग कितने की करी? 12 की। तो इनके पास तो अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। होना कितने चाहिए थे लुईस के हिसाब से? 8 हैं, कितने यहाँ? 12। उसके बाद भी स्टेबल है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टेबल है। और लुईस ने तो ये कहा था कि स्टेबिलिटी तभी होगी जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये भी किस में आ गया? एक्सेप्शन में। इसके बाद PCl5 की बात करोगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हाइपरवैलेंट है, 8 से ज़्यादा है। 8 से ज़्यादा है तो लुईस के हिसाब से अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन स्टेबल होता है। और ये IF7 है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद जो तीसरा एक्सेप्शन है वो है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जनरली हम पढ़ते हैं NH2NP6। यहाँ एक एक्सेप्शन हीलियम का ज़रूर है, वहाँ पर सिर्फ 1s2 होता है। हीलियम में सिर्फ 1s2 है, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी नोबल गैस हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2NP6 होती है। तो कई ऐसे आयंस होते हैं जिनमें ये कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है, लेकिन इनके साथ साथ वहाँ पर D10 भी ऐड होता है। वहाँ पर क्या ऐड होता है? D10 भी वहाँ देखने को मिलता है। जैसे तुम बात करो, अगर 3D की बात करो, 3D में हम बात करें जिंक की, 3D में हम बात करें जिंक की, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10। अब यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो यहाँ जो कन्फिग्रेशन आ जाएगी इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2p6 तक, और आगे मैं लिख देता हूँ 3s2 3p6 और 3d10। तो देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पर साथ में D इलेक्ट्रॉन भी हैं 10। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ना होने की बजाय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। सही है ना? ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कहाँ से आए? 3d10 से। तो ये कहलाएगी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? 3d10 भी है। ये बात हुई Zn+2 की। तो जो Zn+2 है वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। बताओ ऑक्टेट तो यहाँ भी कंप्लीट नहीं है, बल्कि 8 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन है, और 8 से भी ज़्यादा क्या? 18 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी तरीके से जब तुम कॉपर का एग्जाम्पल लोगे और उसमें चार्ज +1 होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 3s2 3p6 3d10। 4s1 में से इलेक्ट्रॉन निकल गया एक,
तो क्या बचा 3s2 आउटर मोस्ट, अब यही बचा 3s2 3p6 3d10। तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 18। तो ये जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अब कहलाएगा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इसके बाद अगला जो एक्सेप्शन है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो अगर मैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करूं, इसमें एग्जांपल आ जाएगा NO2। NO2, जब तुम NO2 को देखोगे, ध्यान से देखना, इसमें नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 7, यहाँ दोनों ऑक्सीजन में मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। अब अगर मैं यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 5। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। और यहाँ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4, तो एक में 4 हो जाएंगे, दो में 8। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो यहाँ भी देखो किसी भी तरीके से यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। बात समझ में आ रही? इवन भी नहीं है, बल्कि मामला यहाँ पर क्या है ऑड। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उन सब में इवन इलेक्ट्रॉन थे, या तो 6 थे या 4 थे या 10 14 भी थे 18 भी थे, ऑड नहीं आया था। यहाँ पर देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के बाद भी एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्सेप्शन होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 23। बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें अगर पेयरिंग भी होगी तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, जो पेयरिंग में हिस्सा नहीं लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये ऑड स्पीशीज है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो वो पहले कैसा होगा अनपेयर्ड होगा, वो कैसा होगा अनपेयर्ड। तो ये जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताओ पैरामैग्नेटिक होंगी। बात समझ में आ रही है? ये सब कैसी होंगी पैरामैग्नेटिक। तो NO2 के अलावा अगर तुम ClO2 की भी बात करो तो तुम देखो यहाँ तो 17 है, यहाँ कितने हो जाएंगे 16। तो जब तुम टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, इसके पास 17 इसके पास 16, टोटल हो जाएंगे 33। और ये भी क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये भी क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। सही है ना? तो याद रखना अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो 100% पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इवन है तो चेक करने जाएंगे, पैरा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है, उसको चेक करेंगे। लेकिन अगर कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो वो हमेशा क्या होगी पैरामैग्नेटिक। क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग में, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पे बहुत क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री पे बहुत क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एंगल पे बहुत क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड स्टेबिलिटी पे, इन सब चीज़ों पर ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा डाइपोल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट पे। ये टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4 तो लगभग आना ही आना है, 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं केमिकल बॉन्डिंग से। कई बारी 3 भी आते हैं, कई बारी 4 भी आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें पैरामैग्नेटिक वाला, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो तुम एक बात याद रख लेना, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अगर स्पीशी कैसी है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो श्योरिटी है कि वो कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, इवन है, तब हम चेक करेंगे, तब चेक करके बताएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम चेक करना है। लेकिन अगर तुम्हें कोई कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिख रही है तो उसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, वो हर हाल में कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। इसी बात को तुम लिख लो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज, बिना किसी एक्सेप्शन के, आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। और अगर इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो इसे चेक करेंगे, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मे बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक भी हो सकती है और डायामैग्नेटिक भी हो सकती है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकती है और डायामैग्नेटिक भी हो सकती है। सही है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा होगा। तो अभी हमने पढ़ा है हाइपोवैलेंट
जहाँ पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंट। तो यहाँ जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से एक्सेप्ट करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा लुईस एसिड। और जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो कहलाएगा लुईस बेस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम बात करेंगे लुईस एसिड की, तो वो हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस एसिड कैसे होंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है। यहाँ पर जब तुम इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ समझना ध्यान से, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फ्लोरीन। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो ये भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये तो है ही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साफ। ये भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा, इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर भी होगा। तो लोन पेयर मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ में आई? यहाँ पर तुम देखो, यहाँ S और F4 है, तो इन दोनों के अगर तुम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, साथ ही साथ सल्फर पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो हाइपरवैलेंट की कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ जो हाइपोवैलेंट होगा वो कौन सा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो होगा BeH2। अब इसमें पूछा है कौन सा हाइपरवैलेंट होगा, सेम ऑप्शन है। तो देखो अभी तो चेक किया, ये वाला होगा SF4। ये तो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, इसके पास तो 8 ही है, इसके पास भी 8 ही है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, इसके पास 4 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहाँ देखो तुम, यहाँ 8 तो ये है, साथ में इसके पास एक लोन पेयर भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरवैलेंट। अब हमसे पूछा है इस वाले क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक स्पीशीज। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। पूछा है इनमें से कौन सी डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी। तो मैंने 2 पॉइंट बताए थे। मैंने कहा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होंगी वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगी, और जो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकती है और डायमैग्नेटिक भी हो सकती है, वो चेक करेंगे हम। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ज़रा तुम देखो, मुझे बताओ ये जो पहली स्पीशीज यहाँ दे रखी है NO2 जो दे रखी है, बताओ ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है? अरे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ देखो तुम, इसको देखो ClO3, जो इवन वाला है उसे भूल जाओ। इवन अगर अकेला है तब भी इवन होगा, और अगर मल्टीपल में है 2 की 3 की 4 की मल्टीपल में तब भी क्या होगा, इवन ही होगा। लेकिन अगर ऑड अकेला है तो वो इस इवन को भी ऑड कर देगा। अरे ध्यान समझना, मैथ है। अगर ये ऑड है, ये इवन है, तो जब ऑड और इवन को ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऑड है अगर नंबर में 1 है तो ये इवन को भी क्या कर देगा, ऑड। यानी ये वाली पूरी स्पीशीज कैसी हो जाएगी, ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ अगर ये क्लोरीन है, ये ऑड है, और इसका डबल होता, 2 होते तो इवन हो जाता। अरे एक क्लोरीन एटम है, एक और क्लोरीन एटम आ जाएगा तो इवन नहीं हो जाएगा, 17 17 34। लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो अगर तुम्हें एक ऑड इलेक्ट्रॉन वाला दिख जाए, कोई एक ही दिखे, दूसरे में कितने भी हों, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑड ही होगा। ऐसे यहाँ समझो तुम, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन एक ही है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरऑल भी कैसा होगा, ऑड। यानी ये तीनों स्पीशीज कैसी हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और अगर ये तीनों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं तो मैंने बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमेशा कैसी होंगी, पैरामैग्नेटिक। तो अगर ये तीनों पैरामैग्नेटिक हैं तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो देखो जरा, यहाँ पर एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो आंसर क्या जाएगा, नन। आंसर क्या जाएगा, नन। आंसर नन नहीं जाएगा, आंसर होगा पहला, AlF3। ये बात समझने वाली है, ध्यान से देखना। ये जो AlF3 है ये आयनिक है, और ये बाकी दोनों कैसे हैं, कोवेलेंट। ये आगे हम पढ़ेंगे। AlF3 आयनिक है, तो जब आयनिक है तो ये आयनिक फॉर्म में होगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा Al3+ में, और एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो 3 फ्लोरीन ने गेन कर लिए। तो ये किस में चेंज हो गया, F- में, ये किस में चेंज हो गया, Al+3 में। तो ये जब Al+3 में चेंज हुआ तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6।
बात समझ में आ रही है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इसको देखो ये भी, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट 1s2 2s2 2p6, तो आउटर मोस्ट इसकी भी कंप्लीट है ना, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, याद रखना, आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होगा। आयनिक बॉन्ड में हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चेक करेंगे हम ऑक्टेट को कोवेलेंट बॉन्ड में, तो यहाँ तुम देखो ये दोनों कोवेलेंट बना रहे हैं ना, तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 3 6, और चौथा ऑप्शन तो नन है। तो इसमें याद रखना गलती हो जाती है कई बारी, आयनिक अगर बॉन्ड है तो वो हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा।